नमस्ते। मैं संतोष नागरे, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, आरबी अटल कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय गेवराई, जिला बीड। आज हम हरिशंकर परसाई का व्यंग्य साहित्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हास्य ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त सबसे बड़ी देन है। मनुष्य जब हंसता है तब वह स्वस्थ होता है, अतः हास्य को एक टॉनिक भी कहा जाता है। तनाव भरे इस आज के जीवन को दूर करने के लिए कई जगहों पर हास्य क्लब खुल चुके हैं, तो कई जगहों पर लाफ्टर शो का आयोजन किया जाता है। हास्य और व्यंग्य दोनों की आधार भूमि विसंगति है, फिर भी दोनों के बीच सूक्ष्म अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। हास्य मन को प्रफुल्लित करता है, जबकि व्यंग्य हमारे मन में तिलमिलाहट पैदा कर हमें सोचने के लिए विवश करता है। हास्य का संबंध हृदय से है, जबकि व्यंग्य का संबंध बुद्धि से है। हास्य बहिर्मुखी है तो व्यंग्य अंतर्मुखी। हास्य का उद्देश्य मनोरंजन है तो व्यंग्य का उद्देश्य सुधार। व्यंग्यकार अपने व्यंग्य रूपी झाड़ू के माध्यम से समाज में व्याप्त गंदगी को साफ करता है। व्यंग्य में करुणा की धारा अंतर्निहित होती है। व्यंग्य के लिए अंग्रेजी में सटायर शब्द प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है गड़बड़ झाला, गड़बड़ी या सम्मिश्रण। प्राचीन काल में सतुरा शब्द परनिंदा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। हमारे साहित्य में ध्वनि, वक्रोक्ति तथा अलंकार के रूप में व्यंग्य के तत्व विद्यमान रहे हैं। कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, कृष्ण देव प्रसाद गौड़ उर्फ बेड़ब बनारसी, निराला, प्रेमचंद, नागार्जुन आदि की रचनाओं में हमें धारदार व्यंग्य देखने के लिए मिलता है। परंतु एक स्वतंत्र विधा के रूप में व्यंग्य स्वतंत्र काल में अस्तित्व में आया। सत्य, संवेदना, स्पष्टवादिता, वक्रता, करुणा, विडंबना, विसंगति, विदग्धता, विक्षोभ, प्रहार और सुधार की भावना व्यंग्य के तत्व माने जाते हैं। व्यंग्य स्वतंत्र साहित्य की एक गंभीर चिंतन प्रधान गद्य विधा है। व्यंग्य की जमीन तैयार कर उसे लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने में जिन व्यंग्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रघुनाथ त्यागी। इस चौकड़ी के अतिरिक्त बरसानेलाल चतुर्वेदी, जीपी श्रीवास्तव, नरेंद्र कोहली, शंकर पुनतांबेकर, सूर्यबाला, प्रेम जन्मजय आदि का उल्लेख करना होगा। हरिशंकर परसाई हिंदी व्यंग्य साहित्य के मील के पत्थर माने जाते हैं, जिनके उल्लेख के बिना हिंदी व्यंग्य साहित्य का इतिहास अधूरा माना जाएगा। हरिशंकर परसाई अपने रचनाधर्मिता के संदर्भ में कहते हैं, मैं इसलिए लिखता हूँ कि एक तो मैं स्वयं को, अपने समाज को और दुनिया को समझना चाहता हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ कि व्यक्ति और समाज आत्म साक्षात्कार और आत्मलोचना करें, अपनी कमजोरियाँ, बुराइयाँ, विसंगतियाँ, विवेकहीनता, न्यायहीनता त्याग कर जैसा वह है उससे बेहतर बने। अंधविश्वासों, झूठी मान्यताओं, अवैज्ञानिक आग्रहों और आत्मघाती रूढ़ियों से मुक्त हो। वह न्यायी, दयालु और संवेदनशील हो। मैं समाज की बेहतरी के लिए लिखता हूँ, मैं सुधार के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए लिखता हूँ। हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य साहित्य अपनी समसामयिक स्थितियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और हमने प्रजातंत्र अपनाया। प्रजातंत्र भेड़तंत्र बनकर रह गया। भेड़ और भेड़िए में हरिशंकर परसाई जी जन और जनप्रतिनिधियों के बीच के आपसी संबंधों को दो टूक शब्दों में बयान करते हैं। जनता को धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति संप्रदाय के आधार पर आपस में लड़वाकर अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए जनप्रतिनिधि प्रयासरत रहते हैं। इसलिए हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि दंगों से अच्छा कोई गृह उद्योग इस देश में है ही नहीं। आज़ादी के पश्चात बढ़ती अवसरवादिता, भाई भतीजावाद, नैतिक मूल्यों का पतन, निर्मित आयाराम गैराम संस्कृति, योग्यता की अपेक्षा लोकप्रियता को दी जाने वाली अहमियत, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार तथा चरित्रहीनता के चलते जनता को अनिश्चय और अविश्वास के सिवा कुछ नहीं मिला। हरिशंकर परसाई कहते हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह समाजवाद मार्ग है, पर ले कहीं और जा रहा है। महात्मा गांधी मार्ग पर सारे ठग रहते हैं, रविंद्र मार्ग पर बुचड़ खाना खुला है। परीक्षा में कोई बैठता है और पास दूसरा हो जाता है। सारे देश में शक्कर के दाम 2 रुपये किलो निश्चित किए गए हैं, पर इस घोषणा के बाद ही उसका दाम 4 रुपये से बढ़कर 4.25 रुपये हो जाता है।
सहकारी दुकान के सामने कतार लगी है और पीछे के दरवाजे से चीज़ें काला बाजार में जा रही है। क्षेत्र में काम कोई करता है, टिकट दूसरे को मिल जाती है। हम किसी को महान भ्रष्टाचारी घोषित करते हैं और वह सदाचार अधिकारी बना दिया जाता है। अनिश्चय और अविश्वास, आर्थिक सामाजिक विषमता, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण से उजड़ते गांव, किसानों की आत्महत्या, अपराध जगत का विस्तार, पर्यावरण, शिक्षा तथा रोजगार से संबंधित कई समस्याएं इस देश में हैं, जिसे सुलझाने की अपेक्षा उसे उलझाए रखने के लिए सरकार जांच कमीशन बिठाती है। जांच कमीशन सरकार का एक प्रकार का कुल्ला ही है। इस देश के अंतर्गत भ्रष्टाचार भी काफ़ी फल फूल रहा है। सोर्स प्रेमी जातियों ने उसे दिल्ली से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर गली तक फैलाने का काम किया। हरिशंकर परसाई कहते हैं, बड़े भ्रष्टाचारी को बाइज्जत अलग कर देने की विधि कंपलसरी रिटायरमेंट कहते हैं। चपरासी बाबू का भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो वह डिसमिस होता है, जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि वह सिर्फ 5-10 रुपये खाता है। मगर बड़ा अफसर 5-10 लाख दबा लेता है और सरकार उस तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर हो जाती है। तब उसे हाथ जोड़कर कहती है, हुजूर आशा है आप अब तक काफ़ी खा चुके हैं, अब अगर आप पूछी समझे तो बाकी ज़िंदगी चैन से गुजारें। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के पश्चात भ्रष्टाचार कर चैन की जिंदगी गुजारने वाला और ईमानदारी के चलते दर दर की ठोकरें खाने वाला वर्ग इस देश में पाया जाता है। हरिशंकर परसाई जी ने राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संगतियों को भी बेनकाब किया है। अमेरिका महासत्ता बनी रहने के लिए अविकसित तथा विकसनशील राष्ट्रों के ऊपर अपनी सत्ता थोपने का काम करती है। अमेरिका की सबसे बड़ी नीति है अपने हितों की रक्षा करना। इसके अतिरिक्त अमेरिका का न कोई धर्म है न कोई नीति है। अमेरिका की इस नीति का पर्दाफाश करते हुए मानव आत्मा और अमेरिकी शूटर में हरिशंकर परसाई कहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जिससे अमेरिकी हित खतरे में न पड़ते हो। किसी देश में आर्थिक सामाजिक सुधार होने लगे तो अमेरिकी हितों को खतरा पैदा हो जाता है। राष्ट्रों की स्वाधीनता अमेरिकी हितों को खतरा, विकास करता देश भी खतरा। अगर कोई सरकार प्रगतिशील है तो खतरा, कोई देश शांति से रहना चाहता है तो वह भी अमेरिकी हितों को खतरा पैदा करता है। किसी देश में लोकतंत्र हो तो वो भी खतरा, किसी देश में लोकप्रिय नेतृत्व भी खतरा। कोई देश आत्मनिर्भर होने लगे तो खतरा, कोई देश अपनी नीतियां खुद तय करे तो वह खतरा। रूस से किसी देश के अच्छे संबंध हो तो भी अमेरिकी हितों को खतरा। खतरे ही खतरे हैं। किसी भी दयालु आदमी को दया आएगी अमेरिकी शासकों पर। बेचारे भले मानवतावादी परोपकारी न्यायी लोग कितने खतरों से घिरे रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है जो धीरे धीरे अपनी पहचान खोकर उद्योग प्रधान होते जा रहा है। बढ़ते उद्योग एवं नागरिकरण से हुआ भौतिक विकास हमें प्रकृति और पर्यावरण विनाश की ओर ले जा रहा है। ऋतु परिवर्तन से कृषि व्यवस्था चौपट हो जाने से किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है। दुर्भाग्य से भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज भी 40% जनता दारिद्र्य रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए विवश है। आज़ादी के 70 साल बाद भी इस देश की पुलिस एवं न्याय व्यवस्था अपनी विश्वसनीयता तथा विश्वासार्हता बनाने में असफल रही है। आपसी हित संबंध तथा भ्रष्टाचार के चलते अपराधी को छोड़कर निरपराधी को सताने में वो लगी हुई है। आज़ादी के पूर्व गाली गलौज, मारपीट तथा लूट के चलते पुलिस के प्रति जनता के मन में जो भय और दहशत थी वह आज़ादी के बाद आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। हरिशंकर परसाई राम सिंह की ट्रेनिंग में कहते हैं, पुलिस अफसरों को देखते मुझे वर्षों हो गए। किसी ने मुझे क्यों बे बुड्ढे के सिवा कुछ और नहीं कहा। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तूने आदर से मुझे बाबा कहा था। फिर तूने दूध पीने से इनकार किया, ऐसा कोई अफसर नहीं करता। फिर तूने रुपए नहीं लिए, ऐसा भी कोई अफसर करता है। अरे हम तो डर के मारे चोरी की रिपोर्ट नहीं करते कि पुलिस वाले आएंगे और हर जाना वसूल करके सरकार में जमा करेंगे। और तू कहता है कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा और चोरी का पता लगाऊंगा। ऐसा अफसर तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू तो कोई ठग है। पर बेटा स्वांग नहीं पूरा नहीं रच पाए और पकड़े गए। अब सच्चे पुलिस अफसर आते हैं जो तुझे 10-5 साल जेल में सड़ाएंगे। जो स्थिति पुलिस व्यवस्था की है लगभग वही न्याय व्यवस्था की है। ईश्वर को साक्षी मानते हुए जितना झूठ अदालत में बोला जाता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। वकीलों द्वारा अदालत में झूठ को बढ़िया कपड़े पहनाकर सत्य साबित करने का खेल खेला जाता है और अंधी न्याय देवता उसको
देखती रहती है। आम आदमी को तारीखों में उलझाए रखने वाली न्याय व्यवस्था की पोल खोलते हुए हरिशंकर परसाई कहते हैं, महज दरवाज़ा खटखटाने से जो मिलता है वो अक्सर अन्याय होता है। दरवाज़ा तोड़े बिना न्याय नहीं मिलता। न्याय व्यवस्था की तरह स्वास्थ्य सेवाओं की भी इस देश में दुरावस्था है। स्वास्थ्य सेवा के अभाव में कई लोग असमय ही इस संसार से विदा लेते हैं। हमारे यहाँ के अस्पताल लूट के केंद्र है तो डॉक्टर मुक्तिदाता, जो रोग को दूर करने की अपेक्षा रोगी को ही मुक्त करने पर तुले हुए हैं। राम भरोसे का इलाज में इसे बेनकाब करते हुए हरिशंकर परसाई कहते हैं, बिगड़ना भी तो सुधार है, पर यह सुधार तो मौत की तरफ जा रहा है। डॉक्टर दार्शनिक हो गया, बोला, मौत तो जीवधारी का सबसे बड़ा सत्य है। देह नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा को टाइफाइड नहीं होता। अगर ये शुद्ध आत्मा हो जाएगा तो कभी इसे रोग नहीं होगा। किसी भी देश के विकास में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ शिक्षा की दुरावस्था है। बच्चों की शिक्षा के माध्यम से देश का भविष्य गढ़ने वाले अध्यापक खस्ता हालत में जीवन जीने के लिए विवश है। एक तृप्त आदमी में मास्टर नंदलाल शर्मा के अभावग्रस्त जीवन का यथार्थ चित्रण है। अभावग्रस्तता के मौसम ने मास्टर नंदलाल शर्मा को पूर्ण तृप्त आदमी बना दिया है। हरिशंकर परसाई कहते हैं, ऐसा आदमी दुर्लभ है। दुनिया में निराशा, विकलता, पिपासा और कुंठा के पुतले ही देखने में आते हैं। तृप्त आदमी आउट ऑफ स्टॉक होता जाता है। ये नील मास्टर झरना है रेगिस्तान का। उसे देखने से ऐसा लगता है जैसे तीर्थ स्नान कर लिया हो। वह पूर्ण तृप्त आदमी है, उसे कोई भूख नहीं है। जो स्थिति अध्यापकों की है उससे विपरीत विश्वविद्यालयों के डॉक्टरों की है, जिनके शोध निर्देशन में शोध कार्य संपन्न किया जाता है। अपने शोध छात्र रॉबर्ट मोहन को शोध के नियम और उसके प्रयोजन के बारे में समझाते हुए डॉक्टर वीनस नंदन इति श्री रिसर्चाय नमः में कहते हैं, रॉबर्ट, तुम्हें शोध का पहला नियम नहीं आता। अरे जो प्राचीन है वह सबसे उत्तम है, बुरा केवल वर्तमान है। और शोध का प्रयोजन ही यह है कि जिसमें जो चीज़ न हो उसे खोजा जाए। इन पंक्तियों में काव्य गुण नहीं है जो तुम्हें अपनी ओर से आरोपित करना होगा। महाकवि था, कोई हंसी खेल नहीं है। इस क्रांतिकारी खोज से डॉक्टर बने रॉबर्ट मोहन समाज की शोभा बढ़ा रहे हैं। शोध कार्य में आचार्य की कृपा अध्ययन और ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की बिना इम्तहान पास किए बड़े लोगों को ससम्मान डॉक्टरेट देने की स्वस्थ परंपरा रही है। यही स्थिति अगर भविष्य में बनी रही तो डॉक्टर बनने का सबका सपना पूर्ण होगा। एक दीक्षांत भाषण में हरिशंकर परसाई कहते हैं, तरुण मित्रों, आपको ये विदित ही है कि समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डॉक्टरेट बिना किसी इम्तिहान के पास किए ससम्मान मिल रही है। ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि जो परीक्षा पास न करे उसे सम्मान पूर्वक डिग्री मिल जाए। डॉक्टर बनने की इच्छा मेरी बचपन से ही थी, पर अक्ल ने साथ नहीं दिया। ये इच्छा आज पूरी हो रही है। मैं जानता हूँ यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या, कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। पाठ्यक्रम केंद्रित हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें डिग्री तो दे देती है, पर जीवन जीने की दृष्टि नहीं दे पाती। जीवन से कट जाने के कारण दृष्टिहीन हुई पीढ़ी आगामी पीढ़ी के ऊपर लग जाती है, जिससे आंखों वालों की जवानी इन अंधों को ढूंढने और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने में ही गुजर जाती है। राजनीति, साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा क्षेत्र में कई कांवड़े हैं जिनमें बैठे नए अंधों के तीर्थ है कैबिनेट, मंत्रिमंडल, अकादमी, विश्वविद्यालय। हरिशंकर परसाई कंधे श्रवण कुमार के में इसकी पोल खोलते हुए कहते हैं, कितनी कांवड़े हैं राजनीति में, साहित्य में, कला में, धर्म में, शिक्षा में। अंधे बैठे हैं और आंख वाले उन्हें ढो रहे हैं। अंधे में अजब कईयापन आ जाता है। वह खरे और खोटे सिक्के पहचान लेता है, पैसे सही गिन लेता है, उसमें टटोलने की क्षमता आ जाती है। वह पद टटोल लेता है, पुरस्कार टटोल लेता है, सम्मान के रास्ते टटोल लेता है, बैंक का चेक टटोल लेता है। नए अंधों के तीर्थ भी नए हैं। वे काशी, हरिद्वार, पुरी नहीं जाते। इस कांवड़ वाले अंधे से पूछे कहाँ ले चले, वह कहेगा तीर्थ। कौन सा तीर्थ? जवाब देगा कैबिनेट, मंत्रिमंडल। उस कांवड़ वाले से पूछो तो वह भी तीर्थ जाने को प्रस्तुत है। कौन सा तीर्थ चलेंगे आप? जवाब मिलेगा अकादमी, विश्वविद्यालय।
शिक्षा जगत के साथ साहित्य जगत की विसंगतियों को लेकर हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूते, मुक्तिबोध एक संस्मरण, लेखक संरक्षण, समर्थन और असहमति तथा कर कमल हो गए में बेनकाब किया है। शोषणकारी व्यवस्था के टीले को ठोकर मार मार कर प्रेमचंद ने अपना जूता फाड़ लिया, पर समझौता कर अपना रास्ता नहीं बदला। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठने वाले मुक्तिबोध मरे पर हारे नहीं। दुर्भाग्य से संसदीय लोकतंत्र के लेखक व्यवस्था से समझौता कर अपने जूते बचाए रखने में लगे हुए हैं। प्रेमचंद के फटे जूते में इसकी पोल खोलते हुए हरिशंकर परसाई कहते हैं, तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, या उन पर जो उंगली छिपाएं और तलुआं घिसाएं चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? व्यवस्था की हाँ में हाँ मिलाते हुए आज बाजार के अनुरूप साहित्य लिखा जा रहा है। नंगेपन का पेमेंट अच्छा होने से साहित्य में नग्नता को एक मूल्य के रूप में स्थापित किया जा रहा है। वैश्वीकरण की बाजार संस्कृति का एक ही मूल्य है, लूट। इस लूट के लिए वो विज्ञापन का सहारा लेती है। विज्ञापन अपनी फोड़, अश्लील, गंदी संपन्नता को प्रदर्शित कर ईमानदारी की जिंदगी जीने वालों की विपन्नता का मजाक उड़ाते हैं। मनुष्य को उपभोक्तावादी बनाने वाली इस संस्कृति की मूल्यहीनता तथा अमानवीयता पर प्रहार करते हुए हरिशंकर परसाई लुच्चन की भीड़ में कहते हैं, बुद्धि, विद्या, चरित्र का अवमूल्यन हो गया है, इनसे कोई मतलब नहीं। वे विज्ञापन में दिखाते हैं मूर्खतापूर्ण सौंदर्य या सौंदर्यमयी मूर्खता। समझदार लड़कियां अच्छे कपड़ों से सजी हुई बेवकूफ़ी पर मर मिटती है। सवाल है, इस पूरे माहौल में बुद्धिमान, चरित्रवान मगर मामूली कपड़े पहनने वाले युवक की क्या नीति है? ये कपड़े 5 या 7% के लिए बनते हैं, 50-60% का शोषण करते हैं। ये विज्ञापन सही अर्थ में अश्लील होते हैं, पर हम विवश हैं इसे बड़ी शान से उपभोक्ता संस्कृति कहते हैं। हम उत्पादक के लिए मनुष्य नहीं, उपभोक्ता है। हमारा कुल इतना उपयोग है कि हम खरीदार बने रहे। फिल्मी कलाकार, प्रसिद्ध खिलाड़ी, विश्व सुंदरी विज्ञापन करने लगे तो समझ में आ सकता है प्रदेश के सांसद, लेफ्टिनेंट जनरल जैसे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोग भी व्यापार के फरेब में शामिल होने लगे तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। विज्ञापन संस्कृति की इस विकृति की पोल खोलते हुए हरिशंकर परसाई कहते हैं, अगर बड़े बड़े लोग जिनके अपने क्षेत्र में सेवाओं में ख्याति है इस तरह विज्ञापन के लिए अपने को बेचने लगे तो क्या होगा, इसका कोई अंत नहीं। बाजार की विज्ञापन संस्कृति में मनुष्य शोभा दिखाने के लिए जितना तत्पर दिखाई देता है उतना काम के लिए नहीं। जो जितना सभ्य है वो उतनी ही शोभा साधने की फिक्र में लगा रहता है। विवाह, वन महोत्सव, दान धर्म, श्रमदान के साथ अंत यात्रा के सुअवसर पर भी शोभा साधने वाले अपने कार्य में जी जान से लगे हुए दिखाई देते हैं। कपड़े पर रंग चढ़ाने के बदले रंग पर कपड़ा चढ़ाने वालों की पोल खोलते हुए हरिशंकर परसाई कहते हैं, काम और शोभा का संबंध कपड़े और रंग का है। हम कपड़े पर रंग चढ़ाने के बदले रंग पर कपड़ा चढ़ाने के प्रयास में हैं। ये नहीं होता, इसलिए कुंडों में रंग घुले बैठे हैं और कपड़े के अभाव में नंगे होते जा रहे हैं। नंगे आदमी के पास रंग का कुंड, क्या बात है इस शोभा की। विज्ञापन में नारी वस्तु के रूप में बिक रही है। प्रेम और सौंदर्य का सारा स्टॉक खरीद कर कंपनियों ने शाश्वत मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन किया है। मूल्य आज कीमत में तब्दील हो चुके हैं। अर्थ प्रधान इस उपभोक्तावादी संस्कृति में मनुष्य संवेदनाहीन होता जा रहा है। ममता, सहानुभूति, करुणा, परोपकार, मानवीयता जैसे मूल्यों की उपेक्षा की जा रही है। सभ्यता का अमानवीकरण करके उसे आधुनिक श्रृंगार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अमानवीयता की इस आधुनिक फैशन पर प्रहार करते हुए हरिशंकर परसाई कहते हैं, जो अपने को मरा हुआ नहीं समझता वह आधुनिक नहीं है, क्योंकि मरण कामना तो आधुनिक फैशन ही है। अब तो ममता, सहानुभूति और करुणा मन में पैदा होती है तब भी शंका होती है, कहीं ये पिछड़ापन तो नहीं है। अमानवीयता भी तो आधुनिक फैशन ही है।
मानवीय मूल्यों के पतन से सामाजिक स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। अपने समसामयिक दौर में बढ़ती अश्रद्धा और विश्वासहीनता से हरिशंकर परसाई दुखी है। अतः मौसम परिवर्तन के लिए अपने श्रद्धालुओं को क्रांतिकारी बनने की सलाह देते हुए हरिशंकर परसाई कहते हैं, श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। विश्वास की फसल को तुषार मार गया। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस तरह श्रद्धा और विश्वास से हीन नहीं किया गया होगा। जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है। जो नया नेतृत्व आया वो उतावली में अपने कपड़े खुद उतार रहा है। कानून से विश्वास गया, अदालत से विश्वास छीन लिया गया। बुद्धिजीवियों की नस्ल पर शंका की जा रही है। डॉक्टरों को बीमारी पैदा करने वाला सिद्ध किया जा रहा है। कहीं कोई श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ। हरिशंकर परसाई जी ने स्वतंत्रोत्तर भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक स्थितियों की बहुत विसंगतियों, अंतर्विरोधों, विकृतियों तथा मिथ्याचारों को दो टूक शब्दों में बयान किया। समाज जीवन में व्याप्त गंदगी को साफ करने के लिए व्यंग्य का एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचनाओं का मूल उद्देश्य रहा है परिवर्तन। खुशहाल समाज के निर्माण के लिए हरिशंकर परसाई जी ने अपने व्यंग्य लेखनी के माध्यम से परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया। अंत में दुष्यंत कुमार के शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए।